और इससे पहले एक पेपरलेस बजट। इस तरह इस सरकार में ये चौथा बजट पेश किया गया। उन्होंने इस बजट में कोविड काल में इस राज्य की जनता को कुछ न कुछ देने की कोशिश की, लेकिन हमारे विधानसभा में जो आवश्यक डिमांड थी, जैसे कि गुजरात से सटा हुआ आता है, तो वहाँ पर सिमड़ा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको उप जिला चिकित्सालय के लिए लंबे समय से डिमांड चल रही है, भले उधर की सरकार रही हो इधर की सरकार रही हो, लेकिन ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो हम चाहेंगे कि उनका जो रिप्ले आए उस रिप्ले में सिमलवाड़ा को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाए। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन का 125 दिन करने की जो घोषणा की है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। और साथ ही जो नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषद में जो शहरी रोजगार योजना जो लागू की है वो कहीं न कहीं एक राहत प्रदान करेगी। लेकिन बता देना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो नरेगा के अंदर जो मेट है उन मेटों का 6 माहों से भुगतान नहीं हुआ है, और ऊपर से अभी ये डायरेक्शन हुए हैं कि उनको जो अटेंडेंस है ऑनलाइन लेनी है, जो लेबर आई है उनका फोटो खींचना है। अब ये समझ में नहीं आता कि जिस मेट को 200-300 रुपये भुगतान हो रहा है और वो भी 3-6 माह से नहीं मिला है अब तक, और उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल कहाँ से होगा और वो फोटो कैसे खींचेगा। अभी कई जगह ये स्थिति बनी हुई है कि कई मेट मस्टॉल लेने के लिए भी ना कह रहे हैं, और सरपंच और वहाँ का विकास अधिकारी उनको जैसे तैसे मना रहा है कि आप मस्टॉल लिया जाए। अब ये कहीं न कहीं एक तरह का देखा जाए तो ठीक किया गया है, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में मेट इतने सक्षम नहीं है कि एंड्रॉयड फ़ोन रखे और एंड्रॉयड फ़ोन से ये लोग वो उपस्थिति दे, ये कहीं न कहीं सक्षम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अभी संविदा कर्मियों को लेके पैरा टीचर है उनके लिए कुछ अच्छा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन लंबे समय से ये पंचायती राज में जो जेटीए लगे हुए हैं और कोविड काल में भी लोगों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए जेटीए रात दिन दौड़े, लेकिन इनका जो भुगतान किया जा रहा है वो कहीं न कहीं बहुत कम है। और राज्य सरकार ने और पिछली सरकारों ने भी कई बार आश्वासन दिया और उनके लिए कमेटी बनी थी, वो कमेटी छत्तीसगढ़ और बिहार के लिए उन्होंने सर्वे किया था और जेटीओ के आंदोलन पे उन्होंने समझौता किया था सरकार से। उस समझौते के अकॉर्डिंग वो सर्वे रिपोर्ट आ गई है। तो जिस तरह बिहार और यूपी में जो प्रावधान है उस प्रावधानों के तहत यहाँ पर जेटीओ को राहत प्रदान की जाए और उनकी वृद्धि की जाए। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने अभी वर्तमान समय में घरेलू उपभोक्ता को जो 100 यूनिट खर्च करता है उसके लिए 50 यूनिट फ्री किया गया है, और साथ ही जो 150 यूनिट तक बिजली उपयोग करता है उसके लिए 3 रुपये तक का अनुदान दिया गया है पर यूनिट पे। माननीय सभापति महोदय, विद्युत विभाग को लेके देखा जाए तो कई योजनाएं लागू हुई है। अभी वर्तमान में जैसे कि कुसुम योजना चल रही है, लेकिन योजना धरातल पर नहीं जा पाती है, और जो गरीब व्यक्ति है वो गरीब व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए दर दर इधर भटकता है। हमारा जो 84 विधानसभा क्षेत्र है, अब कुसुम योजना लागू हुई है, इसके बावजूद भी हमारी जानकारी में अभी तक एक भी कृषि कनेक्शन कुसुम योजना से नहीं जोड़ा गया है। माननीय सभापति महोदय, हम राज्य लेवल पे कानून कोई भी बनाते हैं, किसी भी विभाग की कोई योजना लागू करते हैं, एक समान रूप से लागू करते हैं। अब बिजली विभाग का जो देखा जाए तो इसमें अभी हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, ये पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका, जंगल का पूरा इलाका है, और बारिश के वक्त बारिश होती है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ तार टूटा है, कहाँ ये हुआ है। अब उपभोक्ता की कमी है, लेकिन वहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ 33 kV GSS की विशेष आवश्यकता है, जैसे कि पाल, सासुरपुर, रेटा, पगारा, यहाँ पर 33 kV GSS खोलने की अति आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि इस बजट में ये प्रावधान हो। माननीय सभापति महोदय, अब जोत्री और चिखली में IN ऑफिस और दंबोला में एक्शन ऑफिस के लिए भी लंबे समय से डिमांड चल रही है। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग को देखा जाए
तो कई सरकार की योजना रही है, भले उधर की सरकार रही हो इधर की सरकार रही हो, लेकिन योजनाएं ठेठ नीचे गरीब जो परिवार है उस परिवार तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि पिछली बार चिरंजीवी योजना थी, इस चिरंजीवी योजना का जो लाभ है अब 5 लाख से 10 लाख तक कर दिया गया है। कई निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, लेकिन ये योजनाएं धरातल तक गरीब आदमी तक पहुंचाने का काम अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग करता है। और हमारे डूंगरपुर जिले में सीएमएचओ की जो लड़ाई है अब लंबे समय से चल रही है। एक सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ते हैं, इतना सीएमएचओ की कुर्सी के लिए लड़ा जा रहा है डूंगरपुर जिले में। मैं आपको बता दूंगा, आप सोच के विचार करोगे कि हमारे विधायक कोटे से कोरोना काल में मार्च माह में हमने एम्बुलेंस दी गई है, आज 1 साल होने आ गया, लेकिन वो एम्बुलेंस सभी विधायकों ने हमारे डूंगरपुर जिले के दिए। वो एम्बुलेंस एज इट इज खड़ी हुई है, वहां उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसी तरह हमारे डूंगरपुर जिले के सीएमएचओ हर तीसरे दिन में बदलते हैं। अभी जो तात्कालीन सीएमएचओ लगे हुए हैं वो पता नहीं सीएमएचओ की कुर्सी से उनको कितना कैसे लगाव हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि 2008 के तहत 2008 में वहां संविदा पर डॉक्टर लगे हुए थे वो, और जननी सुरक्षा राशि का गबन किया था। महिला का जो डिलीवरी उसके घर पे हुई थी, लेकिन उन्होंने संस्थागत प्रसव बता के उसका पैसा उठा लिया गया था। और 2008 से ये जांच चल रही है। उस समय तत्कालीन कलेक्टर नीरज के पवन थे और उन्होंने एफआईआर का, और इसके बाद विभाग ने इसकी सेवा समाप्ति कर दी गई थी। अब 2008 से वो सीएमएचओ कोर्ट में गए हुए हैं और अभी तक वो कोर्ट केस चल रहा है। इसके बावजूद वहां पर 20 सीएमएचओ लगे, और इस कोर्ट केस की जो डेट आई है 2008 से ये कोर्ट केस चल रहा है, और गवर्नमेंट के जो ईपीपी है, गवर्नमेंट के जो वकील है, उन्होंने आज तक पैरवी नहीं की है। और उसकी सुनवाई आज ही की डेट 2 मार्च 2022 को वापस आज हेयरिंग थी। जो 2008 से 14 साल हो गए, उस कोर्ट का डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कई बार हटाया वो स्टे, क्योंकि ये हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा कोविड काल में उन लोगों ने, बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक कफन होता है, कफन पे भी कमीशन के बारे में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ये सरकार की बदनामी है। ऐसे लोगों को तत्काल हटाया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे बावड़ी और पाल सासरपुर में पीएससी के लिए डिमांड चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 50 पीएससी खोलने और 50 उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएससी में क्रमोन्नत करने की जो बात कही है, तो हम चाहेंगे कि पाल सासरपुर और बावड़ी को पीएससी दी जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी रिटायर्ड कर्मचारियों को मतलब बुढ़ापे में एक सहारा दिया पुरानी पेंशन लागू करके, लेकिन इस राज्य का बेरोजगार भी आशा लगाए हुए बैठे हैं सरकार से। और सरकार ने एक योजना अभी चलाई थी कि सरकार ने विद्या सबल योजना चलाई थी। कई बेरोजगारों को आशा जगी थी कि हमें कहीं न कहीं रोजगार मिलेगा, हमारा घर गुजारा चलेगा और हम स्कूल में जाके अध्ययन कराएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के अंदर अभी एक आदेश आया गया है कि रिटायर्ड कर्मचारी को ही लिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं युवाओं बेरोजगारों के साथ अन्याय है। हम कि विद्या सबल जो योजना है, उस योजना में जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को लिया जाए, रिटायर्ड कर्मचारियों को छोड़ के, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है, तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए भी देने का कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, आज शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए इस बजट घोषणा में घोषणा हुई है, लेकिन इससे पूर्व 2019 में 98 पदों की भर्ती के लिए जो प्रक्रिया दिन है और वो कोर्ट में अटकी हुई है, तो कहीं न कहीं सरकार इस पर जल्दी पहल करके इसका समाधान किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए गांवों में, पहाड़ियों में एक छोटे बच्चों को कहीं न कहीं शिक्षा देने के लिए माँ बड़ी योजना चलाई गई, और माँ बड़ी योजना कहीं न कहीं अच्छे सार्थक रही है। लेकिन इसके जो कार्मिक लगे हुए हैं, उसके जो समन्वयक लगे हुए हैं, उनका जो मानदेय है और उनकी जो डिमांड है, वो डिमांड कहीं न कहीं सरकार अलग से कैडर बना के उनकी डिमांड पूरी करे। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने लास्ट जाते जाते एक बड़ा सा दाव खेला बेरोजगारों पे, अपने वोट बैंक का। जो शिक्षाकर्मी लगे थे, जो बेरोजगार थे, उनको पंचायत सहायक के रूप में सर 10 मिनट का ही समय। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जितने जो बेरोजगार थे और शिक्षाकर्मी जो लगे थे, उनको पंचायत सहायक के रूप में लगाया, न स्पष्ट कोई गाइडलाइन जारी की। उनका भुगतान कहां से होगा ये भी क्लियर नहीं हुआ, और कहीं इनके ला के पंचायतों पे थोप दिया गया।
और आज ये स्थिति बनी हुई है पंचायत सहायक की कि उनके भुगतान में भी किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही, अभी कुछ हुई। लेकिन हमारी जो मांग है कि उनको भी पैरा टीचर की तरह कहीं की उनकी जो स्थायीकरण किया जाए, क्योंकि आज वो लोग लगे हुए हैं और उनके पंचायत से 6 महीने 7 महीने में पेमेंट हो पाता है, तो उनका घर गुजारा चलाना काफ़ी मुश्किल है। माननीय सभापति महोदय, राज्य में और देश में देखा जाए बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है और इनके लिए अभी वर्तमान में रीट में भी काफ़ी धांधली हुई। हर बार पेपर लीक होता है, किसी भी भर्ती हो, किसी भी सरकार हो। ये इधर इधर आरोप लगाने से नहीं, लेकिन ये बीमारी का है, ये समस्या का है, इसको ढूंढने की जरूरत है। और इसमें हमारी जो मांग है, उदयपुर संभाग मतलब अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है हर भर्ती की, एक्सल 1 से 9 तक की। तो उनका जो सेंटर है सीकर है, भरतपुर है, इतना दूर दिया जाता है, तो एक गरीब परिवार का व्यक्ति इतना दूर नहीं आ सकता है। तो हमारा निवेदन है कि उदयपुर संभाग का और अनुसूचित क्षेत्र के जो जिले हैं उनके अभ्यर्थी हैं, उनका सेंटर कहीं न कहीं उदयपुर संभाग के अंदर ही जो जिले हैं उनमें दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, आरक्षण को लेके, क्योंकि भर्तियां होती है तो भर्तियां कराने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है और अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण की इतनी विसंगतियां है, उस विसंगतियों की वजह से कई घटना होती है। जैसे कि 2013 में तत्कालीन सरकार ने उस समय अधिसूचना जारी हुई और अधिसूचना के अकॉर्डिंग ये भर्तियां हो रही है और 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन किया। एक कागरी डूंगरी घटना हुई, वो भी कहीं न कहीं माननीय सभापति महोदय ये इसी का परिणाम रहा हुआ है। श्री राम कोहली। माननीय सभापति महोदय, मेरा जो अनुरोध है, अभी बागड़ टूरिज्म सर्किल का घोषणा हुई है, इसमें हम चाहेंगे कि उदयपुर संभाग का जो जितने जो धार्मिक स्थल है, जो पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थलों का जो नाम जो दिया है बागड़ टूरिज्म सर्किल, उसका ट्राइबल टूरिज्म सर्किल नाम देकर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे 84 विधानसभा में चिखली में एक न्यायालय खोलने की अति आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ के लोग सागवाड़ा और डूंगरपुर जिला मुख्यालय 70-80 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे पेयजल को लेके एक बड़ी घोषणा हुई थी, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन साथ में सिंचाई के लिए रिस्का की नाल, मोदरा मौड़ी, कागरीदरी, एनीकट की विशेष आवश्यकता है, लंबे समय से डिमांड है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें पहल करें। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे गुजरात से सटा हुआ इलाका है, उसमें एक सड़क है, नीलकंठ महादेव पुलिया बना हुआ है और वो पुलिया लंबे समय से टूटा हुआ है, आवागमन बंद हो गया है, उसकी घोषणा की जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।